हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। जो हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ पर जो ब्रेक डाउन होता है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है? शॉर्ट सर्किट की तरह, कॉन्ट्रडिक्शन की तरह, अनइवननेस की तरह या फिर एंट्रोपी की तरह। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, एंट्रोपी। Question number 2 is the telephone model of communication was first developed in the area of। जो टेलीफोन मॉडल था कम्युनिकेशन का उसको सबसे पहले किस एरिया में डेवलप किया गया था? टेक्नोलॉजिकल थ्योरी में, डिस्पर्जन थ्योरी में, मिनिमल इफेक्ट्स थ्योरी या फिर इंफॉर्मेशन थ्योरी। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्योरी। Next question number 3 is the Dada Saheb Phalke Award for 2013 has been conferred on। यहाँ पर बोला है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड था 2013 के लिए, वो किसके लिए कन्फेयर्ड हुआ था? करण जौहर, आमिर खान, आशा भोसले या फिर गुलजार। एंड करेक्ट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुलजार। क्वेश्चन नंबर 4 इज फोटोग्राफ्स आर नॉट ईजी टू। फोटोग्राफ्स को क्या करना ईजी नहीं रहता? उनको पब्लिश करना ईजी नहीं रहता, उनको सिक्योर करना, उनको डिकोड करना या फिर उनको चेंज करना। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिकोड करना। Next question number 5. The grains that appear on a television set when operated are also referred to as। जो grains जो कि आपके टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं, टेलीविज़न सेट पे जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जब मतलब पहले होता था ना, वो टीवी में एंटीना लगा होता था, तो आपके टीवी में जब पिक्चर्स नहीं आते थे तो कोई एक जाकर उस एंटीना को इधर से उधर हिलाता था, फिर कहा जाता था हाँ आ गए, वहीं सेट करके चला आता था। तो वो क्या करते थे? नेटवर्क कैच करने की कोशिश किया करते थे, वहाँ पर नेटवर्क इशू हो जाया करता था। ठीक है, तो उस टाइम पर टीवी पर क्या आता था? टेलीविज़न की स्क्रीन पर क्या जो आते थे आपके ग्रेन्स, छोटे छोटे डॉट्स टाइप, तो उनको क्या कहा जाता था? स्पार्क्स, ग्रीन डॉट्स, स्नो या फिर रेन ड्रॉप्स। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्नो। Next question number 6. In a circular communication, the encoder becomes a decoder when there is। circular communication की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो encode करने वाला होता है that is encoder, वो आपका decode करने वाला that is decoder बन जाता है। कब? जब वहाँ पर नॉइज़ होती है, जब वहाँ ऑडियंस होते हैं, जब वहाँ क्रिटिकलिटी होती है या फिर फीडबैक होता है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ पोस्ट ऑफिस। एक पोस्ट ऑफिस में जो स्टैम्प्स होंगी आपके 3 डिनोमिनेशंस की यहाँ पर स्टैम्प दे रखी है। 1 रुपीज़ 7 की है, 1 रुपीज़ 8 की है और 1 रुपीज़ 10 की है। तो ये तीनों ही स्टैम्प्स आपके लिए क्या हैं? अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि द एग्जैक्ट अमाउंट फॉर विच वन कैन नॉट बाय स्टैम्प इज। अब मतलब मान लीजिए आपकी एक पर्सन है जिसके पास 19 रुपीज़ हैं, ठीक है, एक पर्सन है जिसके पास 20 रुपीज़ हैं, एक पर्सन है जिसके पास 23 रुपीज़ है और एक पर्सन जिसके पास 29 रुपीज़ है। अब देखिए यहाँ पर शर्त ये है कि जिसको भी स्टैम्प लेनी है उसको 3 सिंगल स्टैम्प नहीं लेनी। ठीक है, उसके यहाँ पर जितने भी रुपए हों सबको यहाँ पर जो है वो ख़त्म करना है, सिर्फ स्टैम्प्स लेने में। जैसे 20 रुपीज़ की ही स्टैम्प लेनी है, ठीक है, 23 रुपीज़ की ही स्टैम्प लेनी है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 29 के लिए, 19 के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर पूछा कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो स्टैम्प नहीं ले पाएगा। अगर उसका ऐसा है कि वो 2 स्टैम्प ले रहा है और कुछ रह जा रहा है तो वो स्टैम्प नहीं ले पाएगा। ठीक है, या तो वो 3rd स्टैम्प लेने के लिए वैलिड हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 29 की, तो देखिए ये ले सकता है स्टैम्प। कैसे ले सकता है? देखो, ये 7 वाली स्टैम्प ले सकता है। ठीक है, 7 14, ठीक है, 7 21 और प्लस एक स्टैम्प वो कौन सी ले लेगा? 8 वाली ले लेगा और उसके 29 जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा 23 वाला भी ले सकता है। कैसे ले लेगा? देखिए, 8 रुपीज़ की एक स्टैम्प लेगा वो, फिर से 8 रुपीज़ की एक स्टैम्प लेगा, 16 हो जाएगा। देन 7 रुपीज़ की एक स्टैम्प लेगा और फिर क्या हो जाएगा आपका
23 हो जाएगा, यानी कि ये भी यहाँ पर भी स्टैम्प बाय हो जाएगी। 20 रुपीज़ में भी स्टैम्प बाय हो जाएगी। कैसे? 10 की 2 स्टैम्प ले लेगा। लेकिन जो 19 है ये वाला पर्सन नहीं ले सकता स्टैम्प। कैसे नहीं ले सकता? अब आप खुद देखिए, आप 10 + 7 करेंगे कितना आएगा? 17। अब यहाँ पर आपको कितना ऐड करना होगा 19 के लिए? 2, और 2 रुपीज़ में कोई स्टैम्प आपको नहीं मिल रही है। 10 + 8 करके भी अगर आप देख रहे हैं तब भी 18 आ रहा है। अब 1 बच रहा है, इसकी भी स्टैम्प नहीं है। ठीक है, 8 + 8 करेंगे तो 16 हो गया, अब बचेगा आपका 3 और इसकी कोई स्टैम्प नहीं है। ठीक है, 7 + 7 करेंगे 14 बचेगा। उसके बाद आपको कितनी और चाहिए? 5, इसकी भी कोई स्टैम्प नहीं है। तो आप किसी भी तरह से करने की कोशिश करेंगे, आप कंप्लीट 19 रुपीज़ की स्टैम्प जो है वो नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज कि किसी भी एक सर्टेन कोड में कोडिंग मेथड में किसी भी जो वर्ड है आपका क्वेश्चन, उसको डोमेस्टिक की तरह इनकोड किया जाता है। तो जो इस कोडिंग में कोड क्या रहेगा आपके रिस्पॉन्स के लिए? रिस्पॉन्स का जो कोड रहने वाला है दैट इज OMESICEM, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इफ द सीरीज 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 इज कंटिन्यूड इन द सेम पैटर्न। ये जो सीरीज है, अगर इस सीरीज को इसी पैटर्न में आगे तक चलाया जाएगा, जितने भी नंबर्स हैं हम कह सकते हैं, तो कौन सा इनमें से इस सीरीज में नंबर नहीं आएगा? क्या 31 नहीं आएगा? क्या 32 नहीं आएगा? क्या 33 नहीं आएगा? या 35 नहीं आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले कोड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है हमारे इस कोड में। तो जब हम सबसे पहले देखेंगे कि 4 के बाद 5 आया है और ये किस तरह से आ सकता है। 4 तो आप लिखोगे ही लिखोगे ना। अब 4 में क्या आप ऐड करो, क्या माइनस करो जो 5 आ जाए? तो बिल्कुल सिंपल है, 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। अब ये 5 आपको यहाँ उतारना ही उतारना है। अब 5 के बाद 8 दे रखा है, तो जब 8 दे रखा है इट मीन्स अब आपको इसमें कुछ ऐसा ऐड करना होगा जिससे 8 आ जाए। तो आप क्या ऐड करोगे? 3 ऐड करोगे, इट बिकम्स 8। ठीक है, सॉरी 3 ऐड करोगे 8 हो जाएगा। अब ये जब हम 8 यहाँ उतारेंगे उसके बाद आप देख रहे हो कि 13 हो रहा है। आप सबको पता है 8 + 4 12 होता है। तो अब आप यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा। अब देखिए 13 के बाद 14 आ गया, यानी कि अब क्या हो रहा है, आपको सेम फिर से यही पैटर्न फॉलो करना है कि अब आप 13 में 1 को ऐड कराएंगे 14 हो जाएगा। 14 में अगेन 3 को ऐड कराएंगे 17 हो जाएगा। 17 में अगेन 5 को ऐड कराएंगे 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस चलेगी। ठीक है, अब क्या कराएंगे आप? 22 में फिर से हम 1 ऐड कराएंगे 23 हो जाएगा। 23 में हम फिर से 3 ऐड कराएंगे 26 हो जाएगा। 26 में हम 5 ऐड कराएंगे, आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 30s की लाइन में यानी कि 31 वाला है, इसलिए इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको कट कर दिया। अब 31 में हम 1 को ऐड कराएंगे तो आपका 32 भी आ रहा है, यानी कि ये भी कट जाएगा। अब आप 32 में 3 को ऐड कराएंगे यानी कि आपका 35 आ रहा है, यानी कि ये भी कट जाएगा। और आप खुद देख लो 32 के बाद सीधे 35 आ गया, यानी कि कौन सा नहीं आएगा? 33 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कंप्लीट द सीरीज BBFEIIMLPP। आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है। आप जब इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो देखिए आप सबसे पहली थी BB, ठीक है, FE बीच में हम थोड़ा सा स्पेस देके ये कोड लिख लेते हैं IIML और PP। अब हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं और देखो अब BB के बाद आप देखो क्या है, क्या मिस हुआ है यहाँ पर? C और D, उसके बाद आपका E और F आ गया है। ठीक है, अब E के बाद क्या है? E F आ गया है। अब F G
और H, उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए जैसे B भी था तो इसीलिए यहाँ पर इसी के पैटर्न पर यहाँ I हो गया, फिर I, फिर J, K गया, फिर आपका L आ गया और L के बाद M आ गया, LM। अब N, O और फिर आ गया PP। अब ये क्या आएगा Q, R और फिर क्या आ जाएगा आपका QR और फिर क्या आ जाएगा आपका ST, यानी कि T इधर आएगा, सॉरी S इधर आएगा और T इधर आ जाएगा, यानी कि TS आएगा। अब यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर A में, सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। यहाँ पर बोला है कि कोई एक इंसान है जो कि अपने घर से चलना स्टार्ट करता है और कहाँ की किसकी तरफ चलता है, साउथ की तरफ चलता है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, अब वो अपने घर से स्टार्ट करा साउथ की तरफ, 6 किलोमीटर चलने के बाद वो टर्न हो जाता, साउथ की तरफ चला, 6 किलोमीटर चला और उसके बाद वो अपने लेफ़्ट में टर्न हो गया और लेफ़्ट में टर्न होके वो कितना चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद वो 3 किलोमीटर और आगे चला लेफ़्ट में और लेफ़्ट में टर्न हुआ, मतलब लेफ़्ट में टर्न होते ही 3 किलोमीटर और चला। उसके बाद वो टर्न होता है फिर से अपने लेफ़्ट में और फिर से अपनी वॉक को कंटिन्यू रखता है 9 किलोमीटर तक। तो ये पूछना है कि अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर आ गया होगा। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम पहले भी देख चुके हैं, कलर चेंज करें, थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं और इससे ज़्यादा लाइट कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप डायग्राम, जब हम डायरेक्शंस को ड्रॉ करते हैं तो आप इस तरह से एक सिंबल बनाते हो। सभी को पता है नीचे क्या है, आपका साउथ है, इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा ईस्ट और ये है आपका नॉर्थ, ठीक है। अब देखो कोई जो पर्सन था उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, तो अगर हम उसके चलने की बात करें तो अपने घर से चलना स्टार्ट किया था और कहाँ की तरफ चला था, वो साउथ की तरफ चला था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, साउथ की तरफ चलना। अब यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और कहाँ आया, साउथ की तरफ उसने चला, ठीक है। तो अब ये इस पॉइंट से होता हुआ वो इधर आएंगे और यहाँ से फिर वो अपना लेफ़्ट में टर्न होंगे, यही कहा था, और फिर लेफ़्ट यहाँ पे कितना चलेंगे, 5 किलोमीटर। और ये इतना जो चल के आए हैं इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है, क्योंकि क्या कहा था 6 किलोमीटर चले हैं, तो ये आपका 6 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये इधर 5 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहे हैं, फिर से टर्न हुए थे और फिर कितना चले थे, 3 किलोमीटर चले थे। इसको लेवल कर देते हैं 5 किलो, अच्छा 5 किलोमीटर यहाँ लिखा है, यहाँ पे रहेगा आपका 3 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो दोबारा क्वेश्चन में क्या कहा है आपके कि ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से चलना स्टार्ट करा था, ऐसे चले थे, अब ये कैसे चलेंगे, इधर को चलेंगे, ठीक है, यानी कि वेस्ट की तरफ चलेंगे, क्योंकि लेफ़्ट राइट टर्न हो रहे हैं। जब वेस्ट की तरफ चढ़ेंगे तो इधर आएंगे और यहाँ पे जो है वो आप रुक जाएंगे। तो आपसे पूछा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वह कितनी होगी, तो ये हमें बताना होगा। ये मान लो ये 3 किलोमीटर, इसको ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। मैं सिर्फ डायग्राम बना देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है, ये रहेगा 9 किलोमीटर। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस टाइप का आपका डायग्राम बनेगा। तो अब आपको ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका एंड पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये हम
सारी लेबलिंग मैंने कर दी है। यहाँ पर पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं POQ, नेम दे दीजिए इसको। एक सेकेंड, ये मान लीजिए P है, ये आपका O है और ये वाला पॉइंट आपका Q है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देखिए अब दिया क्या है हमें, हाँ सॉरी, IR वगैरह इसको मेज़र नेम दे दीजिएगा। IR इज इक्वल्स टू दिया है 6 किलोमीटर, IO इज इक्वल्स टू दिया है 3 किलोमीटर, PQ इज इक्वल्स टू दिया है 9 किलोमीटर और PO इज इक्वल्स टू दिया है 4 किलोमीटर। ठीक है, ये रहेंगे आपके, आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया उसको आप नेमिंग कर देंगे और इस तरह से इसको मान लेंगे। अब क्या करना है हमें, पाइथागोरस, क्योंकि जो हमारा ट्राइंगल POI बन रहा है वो कैसा है, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम जब हमारा POI ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, आपके पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PI इज इक्वल्स टू PI स्क्वायर इज इक्वल PO स्क्वायर प्लस IO स्क्वायर। PI स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO कितना था हमारा 4 था तो 4 का स्क्वायर, प्लस IO कितना था 3 था 3 का स्क्वायर, तो PI स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, दोनों को ऐड करेंगे इट बिकम्स 25। ठीक है, तो PI हमारा कितना हो जाएगा √25, यानी कि PI इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस हमारा रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 इज वन राइट्स ऑल नंबर्स फ्रॉम 50 to 99। ठीक है, यहाँ पर किस कहा है कि कोई है वो 50 से लेके 99 तक सारे नंबर लिखता है, लेकिन वो एक तो 2 डिजिट नहीं लिखता है और एक 7 डिजिट नहीं लिखता है। तो अब पूछा कि 55 से 99 लिखने में उसने कितने नंबर्स लिखे होंगे इन 2 डिजिट को छोड़कर। तो वो आप कुछ नहीं करना है, बस लिखना स्टार्ट कर देना है। 51, 52 नहीं लिखेगा वो, 53, यानी कि आप यहाँ से ऑप्शन भी काट दीजिए, इसको बिल्कुल काट दीजिए। ठीक है, 54, 55, 56, 57 नहीं लिखेगा, 58, 59, इसी तरह से 60s में अगर हम जब चलेंगे तो वो 62 और 67 नहीं लिखेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही कहाँ और क्या नहीं लिखेगा, अब ना ही तो वो 70 लिखेगा ना ही 71 लिखेगा, यानी कि अब 79 तक वो कोई भी नंबर नहीं लिखेगा। तो इस तरह से जब आप इसको काउंट करेंगे सारे नंबर्स को लिख के, तो जो करेक्ट आंसर आएगा आपका दैट इज 32 तो नहीं होगा, ये तो ऑप्शन गलत है। तो ऐसा करते हैं, लिख के काउंट करते हैं फिर ठीक से। 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, सॉरी यहाँ पे 57 भी नहीं लिखेगा, कट करो, 59 और 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69। अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब हम 69 70 से लेके 79 तक के नंबर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आएंगे 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98 और 99। देख लो 15 तक काउंट करा था। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31। कितना आएगा? 31 आएगा, जो कि यहाँ पर 22 दे रखा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 31 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question number 13 is if a large diamond is cut up into little bits, अगर आप किसी भी बड़े से डायमंड को छोटे पार्ट में कट कर देते हैं, इट विल लूज इट्स वैल्यू, तो ये अपनी वैल्यू को कम कर देता है। जैसे कि जस्ट एज एन आर्मी इज डिवाइडेड अप इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ, जैसे कि आप किसी एक आर्मी को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं सोल्जर्स की, तो वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, है ना। अब भी पूरी आर्मी थी, ठीक है। अब मान लीजिए कि 20 सोल्जर्स थे, अब आपने उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो अब जितनी ताकत 20 सोल्जर्स में थी वो 4 सोल्जर्स में थोड़ी ना होगी। तो जिस तरह से उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ऐसे ही अगर हम डायमंड को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं तो उसकी भी कॉस्ट कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट रहे, ये क्या था, एक तरह का आर्ग्यूमेंट था, हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया था। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या कहलाता है? क्या एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहलाता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहलाता है, आपका स्टैटिस्टिकल या कैजुअल? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एनालॉजिकल। Next question number 14, given below are some characteristics of logical argument. Select the code which expresses the characteristics which is not of inductive in character, and the correct answer for this question is गोज विद ऑप्शन नंबर सी, कि जो कंक्लूजन होता है वो कंक्लूसिवली फॉलोज होता है उसके प्रेमिसेस से। पता ही है आपको, प्रेमिसेस को ही फॉलो करता है कंक्लूजन, जो प्रेमिसेस में होता है उसी का अकॉर्डिंग निष्कर्ष निकलता है। अगर दो प्रपोजिशन जिनके सेम सब्जेक्ट हैं और प्रेडिकेट हैं और दोनों ही सही हैं और दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, तो ऐसे रिलेशंस को क्या कहा जाता है? देखिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे जो रिलेशंस हैं वे आपके सब कॉन्ट्रैरी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर 2 premises एंड 4 conclusions। यहाँ पर आपको 2 premises और 4 conclusions दिए हैं। अब इनमें से आपको फिर कोड सिलेक्ट करना है। प्रेमिसेस में दिया है कि जितने भी डॉग्स होते हैं वो सब मैमल्स होते हैं। मैमल्स आपको पता है कि जो बेबीज को बर्थ देते हैं, ठीक है। तो और सारे डॉग्स हमारे मैमल्स होते हैं और कोई भी कैट डॉग नहीं होती। तो वो आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिए हैं कि कोई भी कैट मैमल नहीं होगी, कुछ कैट्स मैमल होंगी, कोई डॉग कैट नहीं होगी और कोई भी डॉग नॉन मैमल नहीं होगा। तो जो कोड आपका जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कि कोई भी डॉग कैट नहीं है और कोई भी डॉग आपका नॉन मैमल नहीं है। ये दोनों सही हो जाएंगे एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ 3 सर्कल्स। यहाँ पर आपको वेन डायग्राम दे रखा है। तीनों सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। इसमें आपके नेमिंग है कि जो सर्कल बी है उसमें साइंटिस्ट हैं, सर्कल सी में पॉलिटिशियंस हैं और जो PQRS हैं वो वहाँ के रीजन्स हैं, और इस तरह से आपको बताना है। और जो आपका बियर्स, तो अब आप इनको जब क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया है कि आपको ऐसा रीज़न सिलेक्ट करना है जो कि इंडिकेट करता है इंडियन की क्लास, साइंटिस्ट की क्लास, जो कि पॉलिटिशियंस नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन भी मिसप्रिंट है। यहाँ पर आप देख लीजिए, द सर्कल बी रिप्रेजेंट क्लास ऑफ साइंटिस्ट, यानी जो सर्कल बी है ये इसमें क्या आ रहे हैं, आपके साइंटिस्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये साइंटिस्ट का सर्कल है। सर्कल सी जो है ये पॉलिटिशियंस का है, ये पॉलिटिशियंस का है, यानी कि जो सर्कल ए है वो आपका क्या होगा, इंडियंस का होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ ये पूछ लिया है कि ऐसा सर्कल बताना है जो कि आपके इंडिकेट करेगा इंडियन साइंटिस्ट की क्लास को, लेकिन पॉलिटिशियंस नहीं होंगे। तो आप देख लो पॉलिटिशियंस कहाँ, कौन से सर्कल में आ रहे थे, आपके सी सर्कल में ना आए। तो सी सर्कल में क्या, कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका, ये दोनों सर्कल्स में हो लेकिन सी सर्कल में ना हो। तो इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, देखो सी सर्कल में ये तो आ रहा है, सी सर्कल में ये भी आ रहा है, सी सर्कल में ये भी आ रहा है और एस नहीं आ रहा है। तो एस ही जो है वो करेक्ट हो जाएगा एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी।
Next move towards our next question, and it is read the following table and answer the questions number 18 to 22 क्वेश्चन आपको टेबल पे बेस्ड आंसर करने हैं। तो पहले आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको टेबल शो कर रही हूँ और उसके बाद आप इसको अपने आप से सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगी ताकि आप बाद में मैच कर सकें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको अपना माइंड यूज़ करना होगा। ठीक है, मैं टेबल दिखाती चल रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए। So question number 18. Which of the following sources of irrigation has registered the largest percentage of decline in net area under irrigation during 1997, 98 and 2005 and 6? And the correct answer for this question is option number C, tanks. बाद में मैच करिएगा सॉल्व करने के बाद। Find out the source of irrigation that has registered the maximum improvement in terms of percentage of net irrigated area during 2002, 3, 3 and 4. And the correct answer for this question is option number D, that is other source. 20 question says that in which of the following years net irrigation by tanks increased at the highest rate? And the correct answer for this question is option number D, 2005 and 6. Question number 21. Identify the source of irrigation that has recorded the maximum incidence of negative growth in terms of net irrigated area during the years given in the table. And the correct answer for this question goes with option number A, that is government canals. And the last question is, in which of the following years share of the tube wells and other wells in the total net irrigated area was the highest? And the correct answer for this question is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कि आप FTP के लिए क्या एक्रोनिम देंगे, यानी कि फुल फॉर्म क्या है FTP की। वेरी इजी, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप लोग कंप्यूटर में बहुत बार इसको पढ़ चुके होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट? अब इसमें इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट कौन सा नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज GUI। GIF में इमेज होता है, PNG में भी होता है, BMP में भी होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर फायरफॉक्स? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. So that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.